कभी कभी कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उनकी मर्यादा अगर एक बार भी डगमगाए तो केवल जीवन नहीं, आत्मा भी बिखर जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की जहां भावनाओं की एक गलत लहर सब कुछ डुबो ले गई। एक देवर, एक भाभी और एक दर्दनाक अंत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर किस्सा एक सबक लेके आता है। सुमन का बदन बुखार से तप रहा था। लखनऊ की उमस भरी जून की गर्मी ऊपर से जानलेवा लग रही थी। शिवनगर कॉलोनी की पहली मंजिल पर बने अपने फ्लैट में वह किसी तरह गैस पर सब्जी चला रही थी। तभी रसोई में उसका देवर अक्षय पानी लेने के लिए आया। उसने सुमन के हाव भाव देखे तो उसके माथे पे हाथ रखकर बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सुमन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वो तो परसों आने वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन अक्षय की फिक्र कम नहीं हुई, मगर सुमन ने उससे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनाते ही बुला लूँगी। खाना बनाते ही बुला लूँगी। सुमन की नकल उड़ाते हुए अक्षय ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। नहीं, लेट गई तो मैं बीमार हो जाऊँगी। सुमन बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सुमन का पति अमित शिवनगर के ही एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव था। बहुत बड़ा ऑफिसर तो नहीं, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। इसीलिए कंपनी के ज़्यादातर बाहर के काम वही करता। इस बार उसे दिल्ली बुलाया गया था। सुमन लखनऊ के बेली गार्ड स्थित एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी। तनख्वाह ठीक ठाक था। अमित और सुमन की शादी को 10 साल हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर एक कसक थी, संतान सुख अब तक नसीब नहीं हुआ। अक्षय अमित का छोटा भाई 22 साल का था। सुल्तानपुर के गांव में माता पिता के साथ रहता था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए अब लखनऊ आ गया था और उसी फ्लैट में रहने लगा था। ज़िंदगी में कमी तो किसी बात की नहीं थी। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी में 10 साल के बाद भी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब सुमन 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी शिक्षिकाओं को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इस पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। अक्षय ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। सुमन ने सिर पीछे की ओर लटकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ एक अजीब सन्नाटा सा छा गया, जिसे सुमन समझ नहीं पा रही थी। अक्षय की नज़रें सुमन की ओर टिकी थी। हल्की सी हवा में उसके दुपट्टे की सरकती परतें और उसकी धीमी सांसों के लय अक्षय के मन में बहुत कुछ अनकहे एहसास जगा रही थी। धीरे धीरे उसका मन भीतर से ही कुछ ज्वलित होने लगा। सुमन की सांसें और हल्की हलचल उसकी भावनाओं को जगा रही थी। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर सुमन ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। अक्षय हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया है। यह कहकर अक्षय ने जल्दी से बाकी काम निपटाया
और खाने की चीज़ों को मेज पर रख दिया। सुमन ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी अक्षय के जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उनकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद सुमन सोने लगी तो अक्षय बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए दवा लेके आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, सुमन ने मना कर दिया, लेकिन अक्षय कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले चौधरी मेडिकल स्टोर से दवा लेके आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहते हुए वो निकल गया। अक्षय ने तय कर लिया था कि आज वो अपनी मन की करके रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है अक्षय बाबू? केमिस्ट ने उन्हें खोया सा देखा तो पूछा। अक्षय का ध्यान वापस दुकान पे आ गया। कुछ दवा चाहिए, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ मिठाई मिलती है क्या? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। अक्षय मुस्कुरा उठा और बोला, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। अक्षय को याद आया कि उसने तो सचमुच में कोई दवाई मांगी ही नहीं। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा आराम की कोई दवा दे देना। आराम की दवा बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी सुमन के हुस्न का दीवाना था, हमेशा उसके बारे में चुटकी लेकर बात किया करता था। उसने अक्षय के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने आराम देने वाली दवा के साथ बुखार की भी दवा दे दी। अक्षय ने लिफाफा जेब में रखा और तेज़ी से वापस चलने को हुआ। तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। अक्षय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पे गया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह दवा 1 से ज़्यादा मत देना, ज़रा संभल के। अबे क्या बकवास कर रहा है? अक्षय के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई थी। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। अक्षय उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजते ही सुमन ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी अंदर आइए, अक्षय ने माथे से पसीना को पोंछते हुए कहा। सुमन अपने कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अक्षय ने उसे पहले बुखार की दवा दी, फिर जब वह करवट बदल कर सोने लगी तो बोला, भाभी एक और दवा है, डॉक्टर ने नींद के लिए दी है, आपने कई रातों से आराम नहीं किया है ना। सुमन ने थकावट में आंखें खोली और धीमे स्वर में पूछा, कितनी सारी दवाएं ले आए भैया? और फिर माथे पर बाम लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, अक्षय ने कहा और बाम की डब्बी अपने हाथ में ले ली। उसने बेहद नर्म हाथों से उसका माथा मलना शुरू किया। कुछ देर में जब सुमन की पलकें भारी होने लगी, अक्षय ने धीरे से पूछा, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। उसने हल्के से पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने देखा सुमन शायद दवा के असर से गहरी नींद में जा चुकी है। अक्षय की कनपट्टी में खून तेज़ी से दौड़ने लगा। मन में उबाल था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मर्यादा की परतें जैसे धीरे धीरे उतरते जा रही थी, मानो कोई अंदर दवा ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। इसी उथल पुथल में मेज़ पे पड़ी अमित सुमन की तस्वीर फर्श पे आ गिरी और उसका फ्रेम चटक गया। सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। कुछ देर बाद अक्षय चुपचाप वहीं बिस्तर के किनारे बैठ गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। वह जैसे खुद से ही बड़बड़ाया, शायद अब भाभी को थोड़ा आराम मिला होगा, थक गई होगी। उसने सुमन को धीरे से ओढ़नी ठीक करके
ढक दिया और खुद खामोशी से उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र अलमारी की आधी खुली दराज पे गई। शायद जल्दीबाजी में सुमन ने उसे बंद करना भूल गई थी। दराज में एक पुरानी डायरी थी। अक्षय ने वह डायरी उठाई और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पे आकर अक्षय की नज़र ठहर गई। उसकी आंखें डायरी के उन शब्दों में जैसे डूबती चली गई। उसमें सुमन ने लिखा था, अब बहुत सह लिया, एक माँ बनकर भी बिना माँ माने जाने का दुख, लेकिन अब नहीं। अक्षय को मैं सिर्फ देवर नहीं, एक बेटी की तरह मान चुकी हूँ। मैं उसे कानूनी रूप से अपनाना चाहती हूँ। यह पढ़ते ही अक्षय की दुनिया हिल गई। उसका दिल जैसे भर आया। वह फर्श पर बैठ गया और फबक फबक के रोने लगा। कुछ देर बाद वह भागा और सुमन के पास आया, उसके पैरों पे गिर पड़ा। भाभी, माफ़ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सुमन अब भी होश में नहीं थी। अक्षय ने उसके चेहरे से बाल हटाया, उसकी हेयर क्लिप उठाकर उसके बालों को संवारा और धीरे से उसका सिर तकिए पे रख दिया। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे सुमन की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। भीड़ में से किसी ने आवाज़ में तंज कसते हुए कहा, कुछ रिश्तों की मर्यादा अब बस किताबों तक रह गई है। सुमन के सिर में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर त्रिपाठी आए और बोले, मैम, आपके देवर अक्षय का शव गोमती नदी पुल के नीचे मिला है। शुरुआती जांच से मामला आत्महत्या का लग रहा है। सुमन का कलेजा मुंह को आने को लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने अक्षय के मोबाइल में मौजूद कुछ तस्वीर सुमन को दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, कल रात आप दोनों के बीच में क्या हुआ था जो अक्षय ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तस्वीरें देख सुमन हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी किसी अनहोनी का शंका तो पहले से ही था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। अब कोई भ्रम नहीं रहा, अब कोई सवाल नहीं बचा। हर जवाब आंखों के सामने था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही को इशारे से चुप रहने के लिए कहा और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम के साथ वहां से चला गया। धीरे धीरे आसपास इकट्ठी औरतें भी सिर हिलाते हुए फुसफुसाते हुए वहां से जाने लगी। सुमन अब भी वहीं ज़मीन पे बैठी थी, एक टूटी हुई मूर्ति की तरह। आंखें खुली थी। वो सामने दीवार की ओर एकटक देखे जा रही थी, जैसे वो दीवार उससे सारे जवाब मांग रही हो। अमित का फ़ोन आया, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। मगर सुमन अब सिर्फ सुन रही थी। जवाब देने की ताकत मानो उसके भीतर कहीं दब गई थी। उसकी आंखों के सामने राज का बचपन घूमने लगा। जब वो पहली बार उसे गोद में उठाई थी, उसकी मासूम हंसी, उसके पहले शब्द, और फिर वही वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। वो मासूमियत, वो रिश्ता। दोपहर तक अमित लौट आया। हड़बड़ाता हुआ कमरे में घुसा, भागते हुए सुमन के पास आया। सुमन अब भी उसी तरह पलंग पर बैठी थी, शून्य में ताकती हुई, जैसे समय वहीं रुक गया हो। अमित ने उसके कंधे पे हाथ रखा, सुमन, लेकिन उसका शरीर एक और ढुलक गया। सुमन सुमन चीखता हुआ अमित ने उसे झकझोरने लगा, पर अब कुछ नहीं बचा था। सुमन कभी न जागने वाली नींद में जा चुकी थी। यह कहानी रिश्तों के महत्व, जिम्मेदारी और मर्यादा पर एक गहरी चोट करती है। यह हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण और सम्मान ही किसी रिश्ते की बुनियाद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ऐसी और क्राइम कहानी के लिए जुड़े रहें। और हाँ, सुमन के फैसले को आप सही मानते हैं या गलत, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में एक नए रहस्य और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा नहीं, बल्कि फिर मुलाकात होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सबसे ज़रूरी खुद और अपनों का खास ख्याल रखिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।